उपस्थित मेघराज सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, सूराराम जी, देवेंद्र जी, भोला जी, नवरेश सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, देवियों सज्जनों के साथ आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। पर मनाते क्यों है? हम पर्यावरण दिवस या कोई भी दिवस मना करके क्या हम कोई सीख लेकर के जाए और उसको क्रियान्वित करें, यही उद्देश्य होना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं साधुवाद देना चाहूंगा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन को भी वो हमें एक मंच पे लाए और हमें अभिप्रेरित कर रहे हैं कि हम आगे चल करके कुछ अच्छा कार्य करें। पृथ्वी पर जो जलवायु और पर्यावरण ये बहुत अंतर संबंध है, इसमें कोई बदलाव नई चीज नहीं है। पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई है, पहले तो सूर्य से जुड़ करके पृथ्वी बनी और उस वक्त उसका तापमान 6000 डिग्री केल्विन रहा, बहुत गर्म, और धीरे 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 करोड़ों वर्ष में ये ठंडी हुई और ठंडी होने के साथ साथ इसमें जो पर्यावरण में जैसा भी था उतार चढ़ाव होते हैं। हर पिंड का पर्यावरण होता है, पृथ्वी का भी। एक काल ये भी आया कि पृथ्वी बहुत शीत ठंडी है और जो जीव जंतु या वनस्पति उस वक्त जो भी रही होगी प्रिमिटिव फॉर्म में, वो जिस जलवायु की आदि थी और वो नया शीतकाल जब आया तो वो उसको सहन नहीं कर पाई। खैर कई उतार चढ़ाव आए, मैं बात संक्षेप में कहूंगा। अभी जो पृथ्वी में बदलाव हो रहे हैं, वैसे तो प्राकृतिक होते हैं, सूर्य से आपकी दूरी बढ़ेगी या आपका अक्षांश घटेगा बढ़ेगा या और भी कई कारक होते, लेकिन अभी जो कुछ गलती हो रही है उसके जनक हम मनुष्य हैं। मित्रों, ये पृथ्वी यही रहेगी। पहले डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त क्यों हुए? दो कारण थे प्रमुख में। एक तो उनकी संख्या बहुत वृद्धि हो गई, दूसरा उनकी शरीर बहुत विशालकाय था तो उनकी अपनी आवश्यकताएं थी वो बहुत ज्यादा हो गई। मित्रों, मनुष्य दोनों काम वही कर रहा है जो डायनासोर। आपने अभी आपकी जनसंख्या में जिस प्रकार वृद्धि हुई है, जिस प्रकार आपने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली है, आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कब होगा नहीं कह सकते, पर शीघ्र होगा। हम कहते हैं हम पर्यावरण बचाएंगे, पृथ्वी बचाएंगे। अरे भाई, आप कुछ नहीं बचा सकते, पृथ्वी यही रहेगी, आप चल जाएंगे, ये निश्चित है। अब अगर नहीं जाना है तो क्या करना है, ये संकल्प आज हमको लेना है। जैन धर्म में अणुव्रत का बड़ा महत्व है और छोटे छोटे कार्य करने हैं। जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, अभी इस वर्ष का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण। हम विज्ञान में कई बातें हैं और प्लास्टिक की बात करें तो जिस प्रकार का सूक्ष्म प्लास्टिक अभी हवा में तैर रहा है, जल में तैर रहा है, आपके भोजन में है, आपके पानी में, आपके शरीर में। महानगरों में आप प्रति व्यक्ति कम से कम 7-8 ग्राम प्लास्टिक रोज खाता है और जयपुर जैसे शहरों में भी 5-6 ग्राम खाता है और गांवों में भी जाए तब भी वहां 3-4 ग्राम खाता है। आप पैसिव स्मोकिंग शब्द सुने होंगे ना, सिगरेट पीते हैं और कोई पीता कोई है, धुआं आप लेते हैं। प्लास्टिक का प्रदूषण कोई करता है, लेकिन आप जो है कुछ नहीं करते हुए भी इतना प्लास्टिक बचा रहे हैं। कितने दिन बचा रहे? आपकी पूरी फूड चेन में प्लास्टिक। अभी एक नया शोध हुआ और शोध जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत है, बॉटनी, उसने किया कि वृक्षों में और खास तौर से उन वृक्षों में जिसके पत्ते की सतह चिकनी है, पीपल है, बरगद है और भी कई पौधे हैं और जीरोफाइटिक प्लांट्स भी है जो हमारे क्षेत्र में होते हैं,
उन पौधों की जो अवशोषण, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक की अवशोषण क्षमता बहुत अधिक है। ये रेखांकित करने वाली बात है। देव जी ने बहुत अच्छी बातें कही वृक्षारोपण, और मैं तो कहता हूं गुरु जाम्बेश्वर विश्व के पहले पर्यावरणविद, पूरी ब्रह्मांड के पर्यावरणविद वो थे। आपने बात लंबी बात कही है, कही जाए, उस वक्त वो चेतना समाज में पैदा करना कि इसकी महत्ता क्या है, उस वक्त उतनी समस्या नहीं थी। बड़ी महत्ता है। हमने प्लास्टिक को, लकड़ी को प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया, लोहे को प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम को प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया, पता नहीं किस किस को रिप्लेस कर दिया, और अब हम अपनी देह को प्लास्टिक से ये आप करने जा रहे। तो क्या करें? सरकारें अपने स्तर पे कई प्रयास करती है। वो कहती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हो, ये हो, वो हो। अरे भाई, प्लास्टिक उत्पादन बंद क्यों नहीं करते हैं? उत्पादन ना करो, और करो तो उसकी प्रयुक्त जहां करना है केवल उन्हीं में करो जो कि 150 वर्ष रहे। आवश्यकता है प्लास्टिक की, मैं नहीं कहता कि नहीं है प्लास्टिक की आवश्यकता, प्लास्टिक की आवश्यकता है। अभी आप देवन जी ग्रीन हाउस उत्सर्जन की बात कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो प्रयास चल ही रहे हैं। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन पे 3 बड़ी समितियां हैं, वैश्विक संगठन है। पहला यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, UNFCCC जिसको आप कहते हैं, और 192 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है इस संगठन के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। और ये संगठन जो है जलवायु परिवर्तन पे जो नीति निर्धारण का काम है और उसके क्रियान्वयन का काम है, दोनों ये संगठन करता है। और कई नीतियां बनाई, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, फला फला फला। लेकिन जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है तब सीख लड़ने लग जाते हैं। विकसित देश कुछ कहते हैं, विकासशील देश कुछ कहते हैं। और जो उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, सबसे बड़ा उत्सर्जन जो है विकसित देश कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चीन और भारत जैसी उभरती आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो भी काफी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम जब वहां मंचों पर जाता है, वैश्विक मंचों पर, और वहां हम आर्गुमेंट करते हैं कि हमारा तो पर कैपिटा एमिशन तो बहुत कम, और आप पर कैपिटा एमिशन कम है मान लिया, पर पर्यावरण की क्षति तो उतनी ही है जितनी घातक और देश कर रहे हैं। बहरहाल उस विषय पर नहीं जा करके कुल मिलाकर के विषय यह है कि अगर हम ये संकल्प लें कि हम पर्यावरण प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, या जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हैं, सबसे बड़े एमिशंस जो अगर आप कारक देखें तो ऊर्जा की खपत जो है, और ऊर्जा पैदा करने के तरीके जो है, हरित ऊर्जा, हम उस पर बहुत समर्थन हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में भी यही बात आई कि लक्ष्य बनाए, भारत सरकार ने 2015 में लक्ष्य बनाया कि हम 2030 तक 50 गीगावाट ऊर्जा हरित सोर्सेस से करेंगे। हम एक समस्या के निदान के लिए जिस प्रकार उसका समाधान करने की चेष्टा करते हैं, 5 नई समस्याएं करेंगे। एक समस्या आपने जिक्र किया। तात्पर्य यह है कि जब आप समाधान ढूंढे तो ऐसे समाधान ढूंढे जिसके कि दूरगामी पर्यावरण संवेदक परिणाम हो। ये बहुत आवश्यक है। ये क्षेत्र केवल वैज्ञानिकों का नहीं है, किसान भाई बैठे हैं यहाँ पे। कृषि सबसे बड़ा प्रदूषक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप भूखे तो नहीं रह सकते, आपको अन्न तो पैदा करना है। लेकिन जो प्रयास उदाराम जी या लक्ष्मण सिंह जी ने जल और वनस्पति को लेकर के किए, ऐसे अनुभव प्रयोग हमें उनको आत्मसात करते हुए कृषि में प्रदूषण कम से कम हो। मैं आपको एक बात और कहूँ, पानी पे बहुत काम हो रहा है, अच्छा हो भी रहा है, कुछ स्तर पे भी दिख रहा है, लेकिन जितना दिखना चाहिए नहीं है। खादों, आप एक नाइट्रोजन डालते हैं, आप किसान सोचता है कि मैंने 1 कट्टा डाला इस क्षेत्र में
जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, जिसको कहते हैं कि कितना खाद आपने जमीन में डाला और कितना अंग लगा पौधे के, अगर उसका देखें तो ये 10, 12, 13, 15%। बाकी तो सब जमीन में रहता है, और जमीन में जब रहता है तो जमीन का क्षरण होता है। अभी जो मिट्टी है, मृदा मृत प्राय हो गई है। इस जमीन, अब खेती आप तभी कर पाएंगे जब उसमें आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालेंगे, वरना आपकी खेती, जमीन आपने मार दी है एग्रोकेमिकल्स का प्रयोग करते करते, और जमीन के बनने में सैकड़ों वर्ष लगता है छोटी सी सतह को बनने में, और मार तो आप तुरंत देते हैं। इसलिए जब भी खाद का प्रयोग करें, जब भी आप पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, 3 बार सोचें कि मैं ये कर रहा हूं, इसका क्या फल होगा। अनाज तो उत्पन्न आप कर लेंगे, लेकिन और कई चीजें हैं। बात को मैं बहुत संक्षेप में यही रोकना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को, खासतौर से आदरणीय मेघराज सिंह जी को, जो ऐसे गंभीर विषय में, मैं समझता हूँ समाज में जितने भी उद्योगपति हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन ये सोच का विकास करना और उसको धरातल पर लाना और अच्छे विद्वत जनों को एक साथ ला करके एक आगे मार्ग प्रशस्त करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। मेरा साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद।